अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। ये दोनों भी नॉन रिएक्टिंग है। आप बोलोगे सर नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर तो अमोनिया बन जाता है, हमने पढ़ा है। आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नहीं पड़ता है भैया। ये कौन सी पवित्र बात कह दी इसने कि इंडिविजुअल को सम कर देंगे तो टोटल के बराबर आ जाएगा। बात तो सही है, इसके अंदर डॉल्टस लॉ अप्लाई नहीं होगा। ये बहुत अहम किरदार अदा करेगा ये डॉल्टस लॉ। जो कहा था ना कि कोई पवित्र बात तो इसने नहीं बताई, ये पवित्र बात जो आपको लग नहीं रहा था, इसकी मदद से बहुत सारी चीजें ड्राइव होकर आ रही हो। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो आइडियल गैस को लेकर बात करेंगे। तो गैस के मॉलिक्यूल यूं खामोशी से बैठे नहीं रहेंगे, मारेगा वो उधर मारेगा, वो उड़ के ऊपर मारेगा। तीन गैस मौजूद था, तीनों का अपना अपना जाती इंडिविजुअल प्रेशर। बॉक्स का मतलब ये है कि जो गैस इधर होगा वही गैस उधर आए। जब यहाँ ए तो यहाँ ए आ रहा है, जब यहाँ बी है तो यहाँ बी आ रहा है, जब यहाँ सी है तो यहाँ सी आएगा, जब यहाँ एम है तो यहाँ एम आएगा, जब यहाँ H2 है तो यहाँ H2 आएगा, जब यहाँ O2 है तो यहाँ O2 आएगा, जब यहाँ हीलियम होगा तो यहाँ हीलियम आएगा, जब यहाँ डब्बा है तो यहाँ पे डब्बा बना दिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डॉल्टन्स अंकल का नाम तो हमने पहले भी कहीं सुना हुआ होगा, कुछ 9 क्लास मैट्रिक क्लास कहीं पर जरूर सुना होगा। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिसने एटम का नजरिया दिया था, एटम का वजूद यहीं से आया था जब इलेक्ट्रॉन नहीं था। इसीलिए ये नजरिया दिया था कि एटम फंडामेंटल पार्टिकल है, एटम से छोटा कोई चीज नहीं होता है। फिर बाद में फिर एरर आया, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकल आया और फिर ये सिलसिला आगे चलता रहा। तो ये वही अंकल डाल्टन से, तो उसने वहां पर एटम का नजरिया दिया था। साइंटिस्ट के लिए कोई रूल थोड़ी होता कि आपने एक कोई चीज बता दी दूसरा कुछ नहीं बता सकते हो। तो उसी साइंटिस्ट ने कुछ गैसेस को लेकर बात किया था, ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब ये चैप्टर गैस के लिए चल रहा है, तो गैसेस के बारे में स्टेटमेंट भी इसने गैस को लेकर दिया था। स्टेटमेंट तो हम देख लेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो आइडियल गैस को लेकर बात करेंगे, नॉन आइडियल वाला बात इसके अंदर नहीं होगा। यानी कि आइडियल गैस का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ये इक्वेशन ओबे करेगा, PV इज इक्वल टू nRT। अगर आपने रियल गैस आइडियल गैस के सारा डिफरेंस वगैरह नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख सकते हो, मेरे चैनल के अंदर मौजूद है। पूरा वॉल्यूम करेक्शन, प्रेशर करेक्शन, डेविएशन, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जो जो हो सकता है आइडियल गैस से डेविएट करके हम रियल गैस तक पहुंचे थे। तो डॉल्टन्स तो हो गया भाई अंकल का नाम, जिसने ये चीज बताया था कुछ गैसेस को लेकर। क्या बताया था? पार्शियल प्रेशर के हवाले से कुछ है। अब ये प्रेशर का वर्ड ये भी कोई नया नहीं है, पूरा मेरे लेक्चर के अंदर 3-4 वीडियो प्रेशर के हवाले से बनी हुई है कि जब गैस का मॉलिक्यूल किस चीज में टकराता है। अब हम गैस के लिए बात करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल किसी सिलेंडर के अंदर मौजूद है, जब वॉल में वो हीट करेंगे, वॉल में फोर्स लगाएंगे और जब उसको एरिया से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा प्रेशर। और आइडियल गैस से तो सिर्फ वॉल वाले फोर्स पे ही हम बात करेंगे, जो आइडियल गैस तो कहता है मॉलिक्यूल के दरमियान कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, तो उस अट्रैक्शन की वजह से कोई प्रेशर यहाँ बात नहीं होगी। यहाँ पे आइडियल गैस सिर्फ वॉल वाले में बात करेंगे। अब ये जो पार्शियल का वर्ड नजर आ रहा है ये क्या है? तो इसको अगर मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट जैसा लिख दूं तो थोड़ा के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये। अगर कभी आप लोगों ने इस तरह से देखा हो HCl, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव होता है, जबकि हम NaCl बनाते हैं तो यहाँ प्लस और माइनस 9 क्लास के अंदर आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर, नॉन पोलर पोलर के अंदर ये सब आपको देखने मिलता है। यहाँ पे ना मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, यहाँ पे पार्शियल होता है। थोड़ा बहुत यहाँ से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, थोड़ा बहुत क्लोरीन अपने पास इलेक्ट्रॉन गेन करता है। यहाँ पे मुकम्मल के लिए होता है। तो पार्शियल का जो शब्द है थोड़ा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वर्ड अभी आपको काम आएगा, थोड़ा के क्यों कह रहा हूं, ये क्या थोड़ा प्रेशर क्यों ऐसा वर्ड कह रहे होते। सबसे पहले इसको समझने के लिए स्टेटमेंट तो हम बाद में जाएंगे, स्टेटमेंट से पहले शब्द पार्शियल का मतलब समझेंगे। पार्शियल प्रेशर क्या चीज है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन का वर्ड। एक सिलेंडर मौजूद है और इस सिलेंडर का कोई ना कोई वॉल्यूम हम सपोज कर लेते हैं कि इसका वॉल्यूम है 10 dm³। अब इसके अंदर गैसेस ले लेते हैं, एक गैस A है, ठीक है, दूसरा गैस इसके अंदर B है और तीसरा गैस C है। अब ये तीनों गैस इसके अंदर मौजूद है, तो गैस के मॉलिक्यूल यूं खामोशी से बैठे नहीं रहेंगे। गैस के मॉलिक्यूल इसके अंदर मूव करेंगे, भाग के जाएंगे, वो वॉल में मारेंगे, वो B मॉलिक्यूल जाएगा, वो उधर मारेगा, वो उधर मारेगा, वो उड़ के ऊपर मारेगा। यानी कि इसके अंदर टकराव चलता रहेगा। यानी कि तीनों गैस के मॉलिक्यूल इसके अंदर अपना कोई ना कोई प्रेशर क्रिएट करेंगे।
एक चीज का बहुत ख्याल रखना है कि ये जो 3 गैसेस के मॉलिक्यूल इसके अंदर लिखे, ये तो मैंने सपोज किया, सचमुच में तो फिर कोई गैस लिया जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, पढ़ने के लिए हम ए बी लेते हैं। ख्याल ये रखना है कि गैसेस ऐसे हो जो नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए, रिएक्टिंग नहीं होने चाहिए। क्या मतलब है? जैसे एक सिलेंडर मौजूद है, इस सिलेंडर के अंदर अगर हाइड्रोजन है और इस सिलेंडर के अंदर अगर ऑक्सीजन है, अगर इन दोनों को मैंने एक कंटेनर के अंदर भेजा, सेम वॉल्यूम ही ले लेते हैं, वॉल्यूम चेंज नहीं करते क्योंकि फिक्स वॉल्यूम का इसके अंदर पूरा सिलसिला चल रहा होता है। तो इसका वॉल्यूम अगर 10 है तो इसका भी मान लेते हैं 10 है, और जब मैंने इसको एक कंटेनर के अंदर भेजा, इस कंटेनर में, तो इस कंटेनर के अंदर आया हाइड्रोजन और इस कंटेनर के अंदर आया ऑक्सीजन। ये अंदर आने के बाद ना आपस में मिलेगा नहीं, इसको मैं आधे घंटे बाद भी आऊंगा ना तो आधे घंटे बाद ये मुझे अलग अलग ही दिखेगा, हाइड्रोजन अलग मिलेगा और ऑक्सीजन अलग ही मिलेगा। ये दोनों आपस में कंबाइंड नहीं होगा क्योंकि ये दोनों नॉन रिएक्टिंग गैसेज होते हैं। आप लोग बोलोगे सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर तो O2 बन जाता है। हाँ भैया, बन जरूर जाता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नहीं बनता है। अगर ऐसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर बनने लगे तो पानी का मसला दुनिया भर में खत्म हो जाए। रोज आप टैंकी खोल दिया करें, आपके एनवायरमेंट में हाइड्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, हमारा टैंकी फुल हो जाया करे। तो ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं बनता है, ये नॉन रिएक्टिंग गैसेज है। ऐसे ही अगर कहीं पर एक कंटेनर में नाइट्रोजन रखा हुआ है और एक कंटेनर में हाइड्रोजन रखा हुआ है, ये दोनों भी नॉन रिएक्टिंग है। आप बोलोगे सर नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर तो अमोनिया बन जाता है, हमने पढ़ा है। आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नहीं पड़ता है भैया, नॉर्मल कंडीशन में कभी नहीं बनेगा ये। आपने जो पढ़ा है कोई कैटलिस्ट, कोई टेम्परेचर, कोई प्रेशर का उसके अंदर इफेक्ट इस्तेमाल किया होगा। नॉर्मल कंडीशन में अगर अमोनिया बनने लगे तो आपके एनवायरनमेंट में तो 71% नाइट्रोजन मौजूद है, गलत कह दिए 78%, 71% वाटर होता है हमारे जमीन का, तो मिक्स हो जाता है मुझसे। 78% आपके एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, दोनों नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिले और अमोनिया बन जाए, नहीं बनता है। तो ये नॉन रिएक्टिंग गैसेज है। रिएक्टिंग गैसेज किसकी मैं बात कर रहा हूं? जैसे कि एक जगह मैंने लिया SO2 और एक तरफ मैंने लिया Cl2, इन दोनों को एक कंटेनर में भेजा, यहां पर ये SO2 आया और Cl2 आया, और थोड़े देर बाद ये दोनों जाकर देखूंगा तो ये दोनों ये बन जाएगा, SO2 और Cl2, इनके दरमियान रिएक्शन हो जाएगा। तो ये गैसेस रिएक्टिंग हो गए, ये लोग मिले नहीं, बिफोर एंड आफ्टर सेम है। बिफोर एंड आफ्टर, मिलने से पहले मिलने के बाद, यानी कि जितना 1 घंटा भी छोड़ दो, बल्कि 1 साल छोड़ दो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अलग है, लेकिन ये दोनों मिलकर कंपाउंड बना लिए। अब मैं इसको सल्फर डाइऑक्साइड नहीं पढ़ सकता। जब ये अकेला था सल्फर डाइऑक्साइड था, जब तक क्लोरीन अकेला था इसको हम क्लोरीन पढ़ सकते थे, लेकिन अगर ये मिल गया तो मिलने के बाद इस कंपाउंड का नाम होता है, इस कंपाउंड का जो नाम है वो आपके बुक में नहीं लिखा रहता है, सल्फ्यूराइल क्लोराइड, SULFU, सल्फ्यूराइल CHLORID। तो ये रिएक्टिंग गैसेज हो गए। रिएक्टिंग गैसेज में और क्या क्या, जैसे अगर एक कंटेनर के अंदर आपने NH3 ले लिया और HCl ले लिया, तो थोड़ी देर बाद आओगे ना ये दोनों मिलकर कुछ और बना लिया होगा, NH4Cl बना लेगा, अमोनियम क्लोराइड। ये अमोनिया था, गैस में था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने गैस के फॉर्म में लिए, लिक्विड भी होता है, तो ये दोनों गैस था, मिलने के बाद एक नया चीज बन गया, और अलबत्ता ये तो सॉलिड होता है। तो आपने किसी 2 ऐसे गैस को नहीं लेना है जो आपके पास रिएक्टिंग हो। अच्छा, रिएक्टिंग गैस में अगर मैं कुछ और भी नाम लिख दूं, जैसे रिएक्टिंग गैस में ये दोनों हो गए, क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह में आपसे पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर डाल्टन्स लॉ अप्लाई नहीं होगा, इसके अंदर डाल्टन्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा एक और गैसेज अगर मैं लिखूं, ये भी रिएक्टिंग में आता है, NO हो गया, Cl2 हो गया, बल्कि Cl2 नहीं लिखा है, ठीक है, ये भी इसके अंदर डाल्टन्स लॉ अप्लाई नहीं होता है क्योंकि ये दोनों रिएक्ट कर जाता है। इसी तरीके से हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों भी रिएक्टिंग है। अगर इन दोनों को कहीं रखा जाए तो इन दोनों के भी चांसेस होते हैं ये मिलकर HCl बना लेंगे, एक नया चीज बना लेंगे। तो फिर पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट वहां पर खत्म हो जाता है, फिर वहां सिर्फ टोटल प्रेशर का कॉन्सेप्ट रह जाता है। तो आपके पास जो गैसेज होने चाहिए वो नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए, ये लाजमी है। अब नॉन रिएक्टिंग गैसेज में कौन कौन यहाँ पर लिखा, जैसे कि एक हाइड्रोजन लिख दिया, ठीक है, और क्योंकि सब MCQs के लिए याद रखना है, O2 हो गया, ठीक है, N2 हो गया, एक CO2 भी होता है,
एक CH4 भी ले सकते हो क्योंकि इंटर लेवल तक के लिए ये 5। अच्छा, एक पूरा नोबल गैस वाला एक लाइन होता है, ग्रुप 8A कहते हैं या तो ग्रुप 18 के नाम से जाना जाता है। पूरा एक लाइन है, अगर याद भी करवाया था इसका, ही, नी और करीना से रंगवाना ओजी। पीरियोडिक टेबल को याद करने का तरीका, सबसे आखिरी वाला लाइन होता है, ये नोबल गैस इनर्ट गैस के 0 ग्रुप तीनों के नाम से जाना जाता है। ये भी रिएक्ट नहीं करता है तो ये लोग नॉन रिएक्टिंग गैसेज है। तो कंटेनर के अंदर लाजमी जो गैस लोगे वो नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, रिएक्टिंग किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। तो ये पहले जो चीज़ें सारी लिखो, फिर मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि रिएक्टिंग और नॉन रिएक्टिंग गैसेज है तो उसके अंदर पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, क्या चीज़ है ये। अच्छा भाई, इस कंटेनर के अंदर 3 गैस मौजूद है, ए, बी और सी, और तीनों का तीनों नॉन रिएक्टिंग है। अब ये तीनों मॉलिक्यूल अंदर मूव कर रहे हैं तो इसका अपना कोई ना कोई प्रेशर होगा, इसको PA लिख देते हैं। ये भी अपना कोई प्रेशर लगा रहा होगा, इसको हम कहेंगे PB, और ये भी अपना कोई प्रेशर लगा रहा होगा, इसको हम कहेंगे PC। लेकिन इसको जो मैं प्रेशर ऑफ A कह रहा हूं ना, ये नहीं कह सकता हूं क्योंकि इस पूरे कंटेनर का जो टोटल है ना वो कुछ और है, क्योंकि इसका थोड़ा बहुत, इस कंटेनर के अंदर 3 तरह का गैस मौजूद है तो तीनों का थोड़ा थोड़ा प्रेशर होगा, तो इसलिए इसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ A। हाँ, अगर एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर सिर्फ एक ही गैस के मॉलिक्यूल, जैसे इसका वॉल्यूम यहाँ पर 10 dm³ है और मैं कह रहा हूं यहाँ पर एक गैस मौजूद है, तो इसका प्रेशर क्या है, तो आप डायरेक्ट बोलोगे PA। मैं पूछूंगा टोटल क्या है, तो आप बोलोगे सर जो, क्योंकि अंदर कोई दूसरा गैस का मॉलिक्यूल तो है नहीं, तो PA और PT बराबर होगा। अगर मैं बोलूंगा कि भाई A का जो प्रेशर है इसके अंदर, मैं आपको बता दूं भाई PA जो इसके अंदर प्रेशर है वो है 60 है, तो मैं आपसे आके पूछूं टोटल कितना है, तो दूसरा गैस होगा तो आप सम करोगे ना इसके अंदर, दूसरा गैस तो ही नहीं, तो आप कहोगे टोटल भी सर इसका 60 होगा। दूसरे सिलेंडर में अगर गैस B मौजूद है, इसका वॉल्यूम भी क्योंकि उसके बराबर लेना है 10 dm³ है और इसका प्रेशर PB कहलाएगा। अभी पार्शियल का वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि एक कंटेनर के अंदर सिर्फ एक ही तरह का गैस मौजूद है, तो प्रेशर B। अब मैं कहता हूं भाई इस जो PB है, PB का जो प्रेशर है अंदर वो है कितना ले लें, 40 ले लेते। तो अब मैं पूछूं कि भाई इस सिलेंडर का टोटल प्रेशर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर जो PB है कोई दूसरा गैस तो है नहीं जो उसके साथ प्लस करे, तो भाई ये भी PT, ये दोनों बराबर होगा। अगर मैं पूछूं यहाँ पे PA की वैल्यू कितनी, तब भी आप 60 बोलोगे। मैं पूछूं PT कितना, तब भी आप 60 बोलोगे। मैं पूछूं PB कितना है इस सिलेंडर के अंदर, तो आप बोलोगे 40। मैं पूछूं PT कितना है, तब भी बोलोगे आप 40। तीसरे में आ जाओ, 3 गैस लिए ना वहां पर, तीसरा सिलेंडर C, इसका वॉल्यूम भी 10 dm³ है, PC इज इक्वल टू क्या होगा भाई, अगर PC मैंने कहा यहाँ पर है कुछ 50 ले लेते, तो ये PT, क्योंकि तीसरा गैस तो है नहीं। अगर मैं पूछूंगा PT कितना है इसके अंदर टोटल प्रेशर C का, तो आप बोलोगे सर 50 है क्योंकि दूसरा कोई गैस मौजूद नहीं है। लेकिन जब इन्हीं तीनों गैस को मैंने उस कंटेनर के अंदर ऐड कर दिया तो A का प्रेशर कितना है, 60 है, B का कितना है, कहाँ गया, ये रहे सर 40 इधर मौजूद है, और PC कितना था, 50 था। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या टोटल अब भी 60 बोलोगे या 40 बोलोगे या 50 बोलोगे, तो आपका टोटल जो होना चाहिए वो इन तीनों का सम होना चाहिए, क्योंकि तीनों अपना कोई ना कोई प्रेशर लगा रहा है और वॉल्यूम बिफोर एंड आफ्टर सेम है। क्योंकि वॉल्यूम अगर चेंज हो जाए तो फिर मामला चेंज हो सकता है। बॉयस लॉ कहता है कि अगर वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। ये बॉयस लॉ यही होता है ना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/V लिखो या V इज इक्वल, ये दोनों सूरतों में प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान इनवर्स रिलेशन होता है। तो पहले भी वॉल्यूम 10 था और बाद में भी 10 है यहाँ पर, तो प्रेशर तो चेंज नहीं होगा, पहले भी 60 था बाद में भी PA का 60 होगा, लेकिन अब ये टोटल नहीं बोल सकते। हर एक का अपना, इस सिलेंडर के अंदर अब 10 dm³ के अंदर थोड़ा बहुत प्रेशर PA का है, थोड़ा बहुत प्रेशर PB का है, थोड़ा बहुत प्रेशर PC का है। जब इन तीनों को सम करेंगे तो टोटल बनेगा। अगर मुझे टोटल निकालना है तो मैं ये लिखूंगा अब PT इज इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC। ये तो टोटल प्रेशर है, लेकिन टोटल प्रेशर A नहीं कहेंगे,
क्योंकि ये सिलेंडर के अंदर का अलग से बोलेंगे तो इसको प्रेशर ऑफ ए कह सकते हैं, लेकिन इस जगह में इसका नाम जो होता है इसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के नाम से जाना जाएगा। ये खाली आप इसको प्रेशर मत बोलना कि प्रेशर ऑफ ए, फिर ये टोटल की तरह लगने लगेगा। पार्शियल का मतलब थोड़ा बहुत। एक कंटेनर के अंदर तीन गैस मौजूद था, तीनों का अपना अपना जाती इंडिविजुअल प्रेशर, ये वर्ड इनके स्टेटमेंट में लिखा हुआ भी मिलता है इंडिविजुअल का, कि हर एक का अपना जो जाती प्रेशर भले थोड़ा सा हो सकता है कि इसका 50 हो, इसका 50 हो, उसका सिर्फ 1 हो, कुछ भी हो, हमें उससे लेना, बस इंडिविजुअल प्रेशर, हर एक का जो अपना अपना प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। और जब अंदर जितने भी गैस के मॉलिक्यूल, मैंने 3 लिया है, कम से कम 2 ले सकते हो, एक तो लोगे नहीं ना, एक लोगे तो फिर पार्शियल प्रेशर बनेगा नहीं। 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 100-150 भी ले सकते हो, कोई मना नहीं है। पढ़ने के लिए हम 2 या 3 लेते हैं, हमारे बुक के अंदर यही है। तो गैस का जो अपना जो जाती प्रेशर होता है उसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं। और जब इन तीनों को सम कर देते हैं, यानी कि मुख्तलिफ तरह के गैसेस जो होते हैं अगर उसको सम कर दो तो उससे निकल कर आ जाता है टोटल प्रेशर। तो साइंटिस्ट ने यही बात कही थी कि द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ये मिक्सचर कैसा होना चाहिए, नॉन रिएक्टिंग गैसेस का होना चाहिए इन अ क्लोज वेसल, वेसल क्लोज ही होगा, अगर क्लोज वेसल नहीं हुआ, अगर खुला हुआ तो गैस के फुर फुर करके उड़ जाएंगे उसके अंदर से। और वॉल्यूम फिक्स होना चाहिए, बिफोर एंड आफ्टर आपका हर जगह वॉल्यूम वगैरह सेम रखना सब गैस के लिए। इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रेशर, ये स्टेटमेंट इसका यही था कि जो इंडिविजुअल प्रेशर होता है एक सिलेंडर के अंदर PA प्लस PB प्लस PC, अगर तीसरा गैस होगा तो आगे ये चलता रहेगा यहां से। तो यही साइंटिस्ट का स्टेटमेंट था कि जो इंडिविजुअल प्रेशर गैस का होता है जब उसको सम करिएगा तो वो टोटल के बराबर आ जाएगा। अब हमारे दिमाग में आता है ये कौन सी पवित्र बात कह दी इसने कि इंडिविजुअल को सम कर देंगे तो टोटल के बराबर आ जाएगा। बात तो सही है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। इंडिविजुअल, मैंने फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिया 20 का कैंडी, ठीक है, और 30 का लिया लेस पापड़ और 20 का लिया बिस्किट। अब मैं पूछूंगा भाई इंडिविजुअल है, इन तीनों को सम करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? तो आप बोलोगे सर बच्चा बच्चा जानता है कि सम करेंगे तो टोटल निकल कर आएगा। तो साइंटिस्ट ने भी यही बात बताई कि भाई इसको इंडिविजुअल सम करिएगा तो इसके नतीजे में जो रिजल्ट आएगा वो टोटल निकल कर आएगा। तो कोई पवित्र बात तो लग नहीं रही, कोई कौन सी बड़ी बात है कि इसने बहुत बड़ा बात बता दिया। इसके बताई हुई चीजें से ना आगे बहुत सारे डेरिवेशन हो सकता है, ठीक है। ये तो बड़ा बच्चों वाला जैसा लगता है कि सर ये बात तो हर कोई जानता है कि 4 चीज मैं खरीदूं, चारों का इंडिविजुअल का सम करूंगा तो टोटल ही अमाउंट आना है। तो इसके अंदर अगर मैं 5 गैस लूंगा तो पांचों का सम करूंगा तो टोटल निकल कर आ जाएगा। उसने लफ्जों में लिखकर स्टेटमेंट करके कौन सी बड़ी बात बता दी। ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात जो अब इसके बाद जो स्टेटमेंट के बाद जो डेरिवेशन चलेगा ना वो बहुत बड़ी बात है। उसके अंदर बहुत कुछ आने को है, क्योंकि इसको ले जाकर हम आइडियल गैस के साथ मर्ज करेंगे PV इक्वल टू nRT, और फिर उसके नतीजे में डेरिवेशन बनेगा, फिर एप्लीकेशन वगैरह बहुत सारा एक हिस्सा चलता रहेगा। तो आप लोग लिखो, अब इसके बाद में हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। स्टेटमेंट यही चीज कहता है कि स्टेटमेंट के अंदर यही है, बच्चों जैसा लगता है कि भाई इंडिविजुअल को सम करेंगे, इंडिविजुअल को सम करने पर जो रिजल्ट आएगा उसको टोटल कहेंगे, इंडिविजुअल को PA PB PC और जो टोटल होगा PT। अच्छा, मैंने ABC लेकर काम किया है। कुछ लोग ना यहाँ पर 1 2 लेकर भी चलाते हैं, तो वो 2A के बजाय 1 ले लेते हैं और B के बजाय 2 ले लेते हैं और C के बजाय 3 ले लेते हैं। तो फिर यहाँ पर ना A के बजाय 1 आ जाएगा, B के बजाय 2 आ जाएगा और C के बजाय 3 आ जाएगा। तो दोनों तरीका लिया जा सकता है, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। क्योंकि जब सचमुच में गैसेस की बात आती है तो ना गैस A होता हकीकत में, ना 1 होता है। गैस तो कभी हाइड्रोजन हो तो कभी नाइट्रोजन होता है। हकीकत में इसकी जगह जाकर कौन लेता है? यहाँ पर जो PT है ना इस जगह में 1 होगा ना इस जगह में A होगा। जब न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं, रियल लाइफ में आते हैं, तो इस जगह में H2 होता है, N2 होता है, कोई भी नॉन रिएक्टिंग गैस दिखता है। वहां ना P2 दिखेगा अगले वाले में, ना यहाँ PB दिखेगा। हो सकता है वहां पर आपके पास O2 दिख जाए, N2 कुछ भी ऐसा दिखेगा। तो पढ़ने के लिए जब हम डेरिवेशन करेंगे तो मैं AB लेकर चलाऊंगा, किसी जगह में 1 2 लेकर किसी टीचर ने करवाया वो भी ठीक है, चल जाएगा। तो लिखे, फिर मैं आपका इसको डेरिवेशन की तरफ लेकर जाता हूँ, इसका डेरिवेशन कैसे करना हमने।
अच्छा भाई, डेरिवेशन कहो एक्सप्लेनेशन कहो एक ही चीज़ है। पढ़ने के लिए हमने दो ही गैस लाइट करना है। बीच साइड में डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए, ज़रूरी नहीं होता है कि एक सिलेंडर है और इसके अंदर एक गैस ए है और एक गैस बी है, दो लेकर पढ़ेंगे और इसका वॉल्यूम है तो उसको वी कहेंगे। इसके अंदर जाहिर सी बात है गैस के मॉलिक्यूल अपना कोई ना कोई प्रेशर लगा रहे, तो जो गैस ए लगा रहा है तो इसको हम कहेंगे पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। ठीक है, इसको पार्शियल प्रेशर के नाम से, क्योंकि जब आप लोग वर्डिंग लिखोगे ना, मेरा नोट्स आपके पास जब नोट्स मिलेगा तो नोट्स के अंदर सब चीज़ें लिखा हुआ है कि पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए है, पी बी इसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी है। सारी चीज़ें आपने स्टार्टअप में लिखना पड़ता है। मैं डायग्राम की वजह से सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये पी बी है और पी बी का फुल फॉर्म प्रेशर ऑफ बी मत बोलिएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी बोलिएगा। और इन दोनों का जो सम होगा वो कहलाएगा, इसका जो सम करने के बाद ये लिख देता हूं, वो कहलाएगा पीटी टोटल प्रेशर यहाँ पर। ठीक है, और वॉल्यूम होगा। इसके अलावा इसके अंदर आर की वैल्यू भी हो सकता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है गैस ए के लिए बात करो या गैस बी के लिए, दोनों के लिए एक ही जैसा होगा। और क्या क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। हाँ, एन का भी चलो पहले लिख देता हूं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ। ठीक है, डॉल्टन्स लॉ कहता है पीटी बराबर है पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी भी लिख सकता हूं, लेकिन हमने कितने गैस को कंसीडर कर दिया, दो गैस को कंसीडर किया और इन दोनों का जो सम होता है वो पीटी होता है। अब मोल के हिसाब से अगर हम चेक करें यहां पे, एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो अगर टोटल नंबर ऑफ मोल बात करें, ये गैस है तो इसका कोई ना कोई मास होगा। अब मास है तो उसको हम मोल में कन्वर्ट करना जानते हैं। अगर हो सकता है हाइड्रोजन 2 ग्राम हो, 10 ग्राम हो तो उसको मोल में ले लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो आपका जो डेरिवेशन वगैरह होता है ना, सब मोल के ही यूनिट में रखा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो मोल होगा Na होगा। अगर मैं पूछूं इसका कितना होगा तो ये Nb लोगे। अगर मैं पूछूंगा दोनों का सम क्या होगा तो सम को हम कहेंगे Nt कहेंगे। ये सम जो आएगा यहाँ पर, तो आप इससे ना एक और इस तरह का बना सकते हो, Nt इज इक्वल टू Na प्लस Nb। एक स्टेटमेंट जो डॉल्टस ने दिया था और एक जनरल नॉलेज है कि भाई एक कंटेनर के अंदर 5 मोल अगर हाइड्रोजन है और 10 मोल ऑक्सीजन का, तो दोनों को सम करिएगा तो आपका, क्योंकि नॉन रिएक्टिंग है, रिएक्टिंग तो है नहीं वहाँ पर, तो दोनों को सम करिएगा तो टोटल निकल कर आएगा। हाँ, रिएक्टिंग गैसेज होता है फिर कहानी अलग हो जाता है, फिर चेंज हो जाएगा। तो नॉन रिएक्टिंग है तो इन दोनों का सम एंटी होगा यहाँ पर। इसका नाम आप लोग इक्वेशन 1 दे दो, क्योंकि आगे जाने के बाद ये बहुत अहम किरदार अदा करेगा। ये डॉल्टस लॉ जो कहा था ना कि कोई पवित्र बात तो इसने नहीं बताई, ये पवित्र बात जो आपको लग नहीं रहा था, इसकी मदद से बहुत सारी चीजें ड्राइव होकर आ रही होती है। अब हमने पहले ही बात की थी, डॉल्टस लॉ ने सारा काम किस पर किया था, आइडियल गैस पर किया था। तो आप इसे आगे लिखोगे यहाँ पर वी नो डेट। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा रफली अंदाज में करूंगा, मेरे नोट्स के अंदर सब कुछ स्टेप बाय स्टेप किया हुआ। पेपर के अंदर अगर ये 4 नंबर 6 नंबर 8 नंबर के लिए सवालात की सूरत में आए तो वहां पे पूरा स्टेप के जरिए लिखिएगा, मेरे तरह डायरेक्ट मत करिएगा वहां पर। तो आइडियल गैस के मुताबिक सब कुछ है। तो आइडियल गैस कहता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये तो बन गया जनरल। अगर मैं इसको गैस ए के लिए बनाना चाहूं तो ये होगा यहां पर, अगर मैं गैस ए के लिए बनाना चाहूं लिख देता हूं फॉर गैस ए, और इसी फॉर्मूले को अगर मैं बनाना चाहूं फॉर गैस बी। गैस ए के लिए बनाना चाहूं तो पी ए लिखूंगा नीचे उसके मुताबिक, और अगर गैस बी के लिए बनाना चाहूं तो पी बी इज इक्वल टू, क्या मैं वी ए और वी बी लिखना चाहिए मुझे, तो भाई वॉल्यूम तो दोनों के लिए कांस्टेंट है, तो वी ए वी बी लिख कर क्या चार्ट डालना हमने और टेंशन पालना है। तो आपने यहां पर ये लिख दीजिएगा वी और यहां पर भी वी। एन के लिए बात करो तो अब दोनों जगह तो एन अलग अलग है, ये ए ज्यादा भी हो सकता कम भी हो सकता, वॉल्यूम तो कम ज्यादा नहीं हो सकता, फिक्स था दोनों गैस के लिए। क्योंकि पहले के दौर में तो यही होता था कि भाई कंटेनर का वॉल्यूम होता था, गैस के अपने वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट कर देते थे। तो आइडियल गैस इसी हिसाब से चल रहा है, ये आइडियल गैस को फॉलो कर रहा है। रियल गैस होता तो फिर कहानी चेंज हो जाती है यहाँ पर।
तो कंटेनर का वॉल्यूम अगर 10 है तो ए के लिए भी 10 होगा और बी के लिए भी 10 होगा, लेकिन दोनों मोल तो अलग अलग है, हो सकता है ए ज्यादा हो सकता है बी ज्यादा हो। तो अब आप एक एन के नीचे ए लिखिएगा और एक के नीचे एन बी लिखिएगा। इसके अलावा आर की अगर हम बात करें, आर भी कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, दोनों के लिए सेम होगा, गैस ए और गैस बी के लिए। बात करेंगे टेम्परेचर का, तो भाई एक कंटेनर है, इस कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो ए को भी फील हो रहा होगा, वो बी को भी फील हो रहा होगा, दोनों के लिए यकसा होगा वो। तो आपने यहाँ पर टी के नीचे भी ना ए लिखना है ना बी लिखना है, बस डायरेक्ट टी लिख देना है। अब ये सारा काम जो चल रहा है प्रेशर के लिए चल रहा है, तो आप इसको अरेंज कर लो पी में, तो हम यूं लिखेंगे इसको, पी ए इज इक्वल टू एन ए आर टी, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इस ए का ख्याल रखिएगा, कुछ बच्चों को मैं क्या देखता हूँ बुक के अंदर एन ए आर टी बना देते हैं, भाई ये छोटे साइज का है, आपको इसको यूं ही लिखना है एन ए आर टी, ए को साइज बड़ा नहीं करना है, वरना फिर वो ए बोलेगा भला भाई मेरा वैल्यू निकाल, मेरी वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू तो हमें पता, आर की वैल्यू पता, टी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू ढूंढते रहेंगे। तो इसको छोटा बनाना है, एन के नीचे छोटा सा ए लिखना है, छोटा सा ए का मतलब है कि फॉन्ट साइज छोटा करना है, ये नहीं कि कोई स्मॉल लेटर लिख दीजिएगा, ये गलती मत करिएगा, स्मॉल लेटर मैं नहीं कह रहा हूँ, फॉन्ट साइज छोटा करने कह रहा हूँ। ये पी बी इज इक्वल टू एन बी आर टी डिवाइड बाई वी। अब इन दोनों को इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देना है, तो लिखेंगे यहाँ पे पुट पी ए एंड पी बी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बना हुआ है, वहां पे पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी टी इज इक्वल टू पी ए की वैल्यू एन ए आर टी डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू पी बी की वैल्यू, अच्छा इज इक्वल टू गलती से लिख दिया, प्लस एन बी और आर टी डिवाइड बाई वी। पी टी इज इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है, आर आ रहा है, टी आ रहा है, वी आ रहा है, रिमेनिंग यहाँ कौन रह गया, एन ए प्लस एन बी, ठीक है। जब इन दोनों में आर टी वी कॉमन आया तो अंदर जो रह गया एन ए रह गया और एन बी रह गया। अब एक और काम कर सकते हैं यहाँ पे साइड में ही, क्योंकि हमने एन टी बनाया हुआ था, तो आप इसको यूं लिख सकते हो साइड पे कि हम जानते हैं वी नॉट डेट, या चूंकि ये एन टी बराबर है एन ए प्लस एन बी, ठीक है, छोटा छोटा बनाइएगा ताकि क्लियर हो जाए, एन ए और एन बी। तब आप इसको यूं लिख सकते हैं, पी टी इज इक्वल टू आर टी डिवाइड बाई वी, और यहां पर एन टी लिखा जा सकता है, अच्छा स्मॉल टी लिखना है, एन टी, ठीक है। और अब आप फाइनली इसको यूं भी लिख सकते हो, पी टी इज इक्वल टू एन को शुरू में ले जाओ क्योंकि पी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो अब एन के नीचे ना छोटा सा टी लिखिएगा, ठीक है, आर टी इज इक्वल टू वी। यहां पर भी बहुत सारे बच्चों को देखता हूं वो यूं लिखकर, जब होता है ना पी टी इज इक्वल टू एन टी आर टी डिवाइड बाई वी, कट जाता है। अगर यूं लिखोगे तो टी तो टेम्परेचर हो गया, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एन मोल, अब टी है फिर टाइम, टी फॉर टाइम स्मॉल टी, तो ये गलती मत करिएगा, आपने टी को छोटा लिखना है ताकि पता चल जाए कि टी जो है ना एन के साथ कंबाइंड हुआ है, टोटल को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका एक एक्सप्रेशन बन गया, ये भी आपको काम आता बाजों का डेरिवेशन के अंदर। ये बिल्कुल वैसे ही पी इक्वल टू एन आर टी है, अगर मैं इसको भेज दूं यहाँ पर, वैसे भेजने की जरूरत नहीं होती है, अगर मैं इसको यहाँ भेज दूं तो ये हो जाएगा पी टी इज इक्वल पी टी और वी इज इक्वल टू एन टी और आर टी। तो ये वही है ना, अगर टी को छुपा दे तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वाला, तो ये आपको ना बाज़ औक़ात डायरेक्ट न्यूमेरिकल में काम भी आता है। तो आप पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के साथ ना नीचे दोनों जगह टोटल टी लगा दीजिएगा। ये टी कैसे आया, अगर मैं नहीं बनाता, मैं डायरेक्ट कह देता कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, दोनों जगह ना छोटा छोटा टी लिख दो, तो आप फिर खुद ही सवाल पूछते हैं सर क्यों लिख दे, कैसे आएगा ये। तो ये मैंने आपको प्रूफ करके यहाँ पे दिखा, पेपर में भी आपने दिखाना, बोलोगे सर ये काम तो सिर्फ छोटा टी लिखना था, तो इतना से लेकर आपने एक पेज भरवा दिया हमारा फालतू में, तो छोटा टी यही लिख देते, तो भाई वो लिखना एक अलग चीज़ है, तो हो जाएगा कि बस कोई कॉन्सेप्ट के बगैर टी डाल दिया हमने। तो ये हमने पूरे कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए यहाँ पर भी टी आया और यहाँ पर भी टी आया। अब कुछ और इसके अंदर वर्किंग करना है, यहाँ तक तो पहुंच गए, अब डिवाइडिंग करना है। यहाँ पर उस साइड की चीज रफ कर देता हूँ क्योंकि वो हमारे काम का नहीं होता है। अच्छा, डिवाइडिंग करना है,
डिवाइडिंग DIVIDING, डिवाइडिंग PA बाय PT। PA को PT से डिवाइड करना है। PA कहाँ है, वो रहा PA और इज इक्वल टू NART। ठीक है, अब डिवाइड को मैं यूं भी लिख सकता हूं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि हमें दो डबल डिनोमिनेटर चलेगा, ऊपर भी एक PA और किससे डिवाइड करना है, PT से। तो ऊपर वाली वैल्यू मैंने PA के लिए रखना है, तो NART डिवाइड बाई V हो गया। नीचे वाले में आते हैं, क्या हो जाएगा यहां पर, PT वाला ये रहा NTRT डिवाइड बाई V, जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दो। तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा PA और PT इज इक्वल टू NA और NT। तो ये आपका एक डेरिवेशन, एक डेरिवेशन की मदद से एक इक्वेशन हुआ। बाज़ औक़ात ये पेपर के न्यूमेरिकल के दौरान ना इसको डायरेक्ट भी यूज़ करना पड़ता है, अगर वो किसी गैस का पार्शियल प्रेशर पूछ ले। ये पार्शियल प्रेशर अगर मैं इसके अंदर फुल फॉर्म कहूँ तो PA का मतलब होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A, PT का मतलब होगा टोटल प्रेशर इन अ वेसल, किसी वेसल के अंदर, और ये NA, तो NA को मोल ऑफ A के बजाय ये बोल दीजिएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ पार्शियल मोल ऑफ गैस A, क्योंकि एक सिलेंडर के अंदर एक से ज़्यादा गैस मौजूद होगा तो पार्शियल के नाम से आप इसको बोल सकते हो यहाँ पर, और NT यहाँ पे टोटल मोल इन अ सिलेंडर। अब ये तो A से मैंने डिवाइड किया, अगर यही काम मैं अगर B से करता, सिमिलरली हमारे पास आंसर ऐसा कुछ आता, SIMI सिमिलरली। अगर 4PB के लिए काम करता है यहाँ पर, तो ये जो नज़र आ रहा है जहाँ PA है और PT है इज इक्वल टू यहाँ NA और यहाँ NT है। अगर मैं PA के बजाय PB से डिवाइड करता तो यहाँ पे A के बजाय ना मुझे B मिलता और यहाँ भी A के बजाय B मिलता। तो ये आपके न्यूमेरिकल के दौरान ना सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो न्यूमेरिकल में ना आपको गैस A मिलेगा ना गैस B मिलेगा, वहां पर तो कोई हाइड्रोजन मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, तो कोई और गैस मिलेगा, कहीं मीथेन मिल जाएगा, जितनी भी नॉन रिएक्टिंग गैसेज है कोई ना कोई आपको टकरा जाएगा सवाल में। तो अब इसको न्यूमेरिकल के दौरान कैसे इस्तेमाल करना है सिचुएशन के हिसाब से, देखिए नीचे तो टोटल है, नीचे की जगह को मैं चेंज नहीं कर सकता हूं, नीचे का जगह हमेशा यही रहेगा, नीचे रहेगा PT इज इक्वल टू इधर NT, दोनों तरफ टोटल रहेगा, इस जगह में कोई रद्दो बदल नहीं होगा, हर बार ऊपर का कहानी चेंज होगा यहां पर और इस जगह पे। अगर यहाँ H2 होगा तो यहां पर भी क्या होगा, H2 होगा, दोनों तरफ गैस सेम होगा। अगर यहाँ H2 हटकर O2 आ गया तो यहां पर भी H2 हटकर O2 आ जाएगा। अगर यहां पे O2 हटकर N2 आ गया तो वहां O2 नहीं रहेगा, वहां N2 रहेगा। तो ऊपर वाला जो जगह है ना ये हर सवाल में चेंज होता रहेगा। अगर मैं इसको याद करने के लिए एक आसान सा बना दूं आपके लिए, तो आप इसको यूं बना लो, डिवाइड तो चेंज होगा नहीं, तो यहां लिखिए PT, यहां लिखिए NT, ऊपर लिखिए P, यहां लिखिए N, और करिए कुछ इस तरह, बल्कि मैं यही इसी कलर से लिख देता हूं, नीचे बना दीजिए बॉक्स। बॉक्स का मतलब यह है कि जो गैस इधर होगा वही गैस उधर आएगा। ये बॉक्स के अंदर मैंने कोई गैस को लिखे नहीं, सिर्फ डब्बा बना के छोड़ दिया। अगर यहाँ CH4 लिखोगे तो यहाँ भी CH4 लिखिएगा, यहाँ हीलियम लिखोगे तो यहाँ पर भी हीलियम लिखिएगा, तो एक जनरल फॉर्म बन गया। अगर यहाँ पर अगर A लिखिएगा तो यहाँ पर A लिखिएगा, अगर यहाँ M लिखिएगा तो यहाँ M लिखिएगा। जिस तरह से जिस लैंग्वेज में जिस गैस में उसने सवाल बोला है उसी तरह से आपने फॉर्मूले को यूज करके इन दोनों जगह में वो गैस करना, लेकिन दोनों गैस सेम होना चाहिए, दोनों गैस अलग अलग नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ N2 लगा दिया यहाँ O2 लगा दिया, दोनों गैस सिमिलर होना चाहिए, क्योंकि डेरिवेशन के दौरान देखिए दोनों जगह सिमिलर आया। तो ये आपका यहाँ तक मुकम्मल हो गया। ये फॉर्मूला आपको यूज भी करेंगे हम न्यूमेरिकल में, लेकिन इस डेरिवेशन को अभी मुकम्मल होने में एक कदम और आगे चलना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन तक इसको लेकर जाना है। तो ये लिखिए, फिर मैं आपको मोल फ्रैक्शन बताता हूँ कि इसके अंदर मोल फ्रैक्शन कैसे इंक्लूड होता है। अब ये जो वर्ड आपको मोल फ्रैक्शन जो नजर आ रहा है ना, ये डिटेल अभी तो मैं आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा, इस टॉपिक के अंदर। मोल फ्रैक्शन का सिंबल लिख देता हूँ, X होता है। असल में कंसंट्रेशन 9 क्लास के अंदर आप लोगों ने कंसंट्रेशन का यूनिट वगैरह सुना होगा, मोलैरिटी, परसेंटेज।
उसके अलावा कंसंट्रेशन के और भी यूनिट होते हैं, मोलैलिटी होता है, इसके अलावा उसमें से एक मोल फ्रैक्शन भी होता है। चैप्टर नंबर 10 के अंदर ना इसका पूरा टॉपिक रखा गया है। तो मोल फ्रैक्शन अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से बात करूं तो ये होता है एक्स होता है, इसका सिंबल है, ऊपर आता है इंडिविजुअल मोल, ठीक है, ऊपर आता है इंडिविजुअल मोल, नीचे आएगा टोटल मोल, ठीक है, ऊपर है इंडिविजुअल INDIVI, ये DUL, ऊपर इंडिविजुअल मोल और नीचे टोटल मोल, और ये x जो है मोल फ्रैक्शन है। और अगर मैं इसको सिंबल में लिखना चाहूँ, बल्कि अभी रहने दीजिए। अब ये फ्रैक्शन क्या होता है, हिस्सा होता है। जैसे हमने अभी सिलेंडर में लेट किया था ना, दो गैस मौजूद है, एक A है और एक B है, तो दोनों को हमने मोल में लिया था, ये भी मोल में लिया था, इसका सिंबल N था और इसका भी अपना कोई ना कोई मोल है, इसका भी सिंबल N है। इसके नीचे हमने A लिख दिया और इसके नीचे हमने B लिख दिया था। अब इस सिलेंडर के अंदर गैस A के मोल का अपना कोई हिस्सा होगा और गैस B के भी मोल का अपना कोई हिस्सा होगा। तो मोल फ्रैक्शन इसी कुछ हिस्से वगैरह के बारे में होता है। इसका डिटेल सोल्यूशन वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में, वहां तो पूरा एक टॉपिक है। अभी अगर मैं उस तरफ जाऊंगा तो 45 मिनट सिर्फ इसी चीज को बताने में लग जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूले से काम चला लीजिए कि ये x हुआ, या तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है वो इंडिविजुअल मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, कि एक सिलेंडर के अंदर अपने गैस का कितना मोल है उसको डिवाइड करेंगे टोटल मोल से, वो आपका निकल कर आ जाएगा मोल फ्रैक्शन किसी भी गैस का। अब अगर मैं इसको इस फॉर्मूले के हिसाब से अरेंज करूं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन का सिंबल x हो जाएगा, ऊपर मोल है तो मोल का सिंबल n, नीचे मोल है इसका भी सिंबल n। अब आप इसको कट मत कर देना क्योंकि नीचे टोटल मोल है, तो नीचे लिखिएगा t। टोटल मोल, टोटल मोल कैसे आएगा, तो इन दोनों को सम करने के नतीजे में आएगा। कुछ लोग NT लिखते हैं और कुछ लोग ना यू भी लिखते हैं, Na प्लस NB। तो हमने इक्वेशन 1 जब बनाया था ना, पीछे पलट कर आप देख सकते हो, जहां पे डेरिवेशन लिख रहे होगे कि NT इज इक्वल टू Na प्लस NB होता है, तो Na NB के बजाय आप NT लिख सकते हो, इसलिए यहां हटा के मैं डायरेक्ट लिख देता हूं NT। अब आपने टारगेट किसको रखा है, गैस A के लिए निकाला है, गैस B के लिए। अगर गैस A के लिए निकाला है तो यहां पर भी ना A लिख दीजिएगा। ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A। अब मोल मत बोलिएगा, मोल बोलिएगा तो वो सिर्फ गैस होगा, ये मत बोलिएगा मोल ऑफ गैस है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A कहलाएगा अब यहाँ पर। और अगर गैस B के लिए बनाना चाहो तो ये x होगा इज इक्वल टू, यहाँ पे Na के बजाय NB आ जाएगा जब B के लिए काम करेंगे, और नीचे क्या आएगा, NT आएगा। तो ये जो दोनों जगह है ना अपने हिसाब से चेंज होता रहेगा। अगर आपने यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए काम किया तो यहाँ H2 आ जाएगा सिचुएशन के हिसाब से, यानी एक हिसाब से बॉक्स वाला कहानी यहाँ पर भी चल सकता है। अब ये सारी चीजों का बताने का मकसद ये, तो अभी आपका डिटेल आपको इसका जो मिलेगा सोल्यूशन वाले चैप्टर में मिलेगा। यहाँ तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट वे में बता दिया है कि बस फॉर्मूला तक समझ लो, क्योंकि इन चीजों को ना इन दोनों फॉर्मूले में यूज करना। अच्छा इसका नाम भी दे दो, इक्वेशन 1 तो दिया हुआ था ना, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 दे दो और इसका नाम इक्वेशन नंबर 3। मेरे नोट्स के अंदर सब कुछ प्रॉपर तरीके से किया हुआ। अब इक्वेशन 2 को नाम यू लिख सकते हैं, नाउ इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 2 कैसा लिखा हुआ है, वहां पर PA लिखा हुआ है और नीचे क्या लिखा हुआ है, PT इज इक्वल टू NA और NT। अभी अभी हमने यहाँ पर मोल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से ऐसा कुछ नया चीज निकाला है, तो XA इज इक्वल टू NA और NT। तो Na डिवाइड बाई NT के बजाय, यानी कि इस पूरे टर्म के बजाय मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ PA और PT इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ XA। ये यहाँ डिवाइड हो रहा, उस तरफ भेज दो, PA इज इक्वल टू XA और PT। तो ये आपका एक और फॉर्मूला बन गया यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A का निकालने का। तो आपके नोट्स के अंदर इसी तरह से इसको छोड़ा हुआ है। अच्छा ये तो इक्वेशन 2 के लिए काम कर लिया। अगर मैं इक्वेशन 3 के लिए करूँ, यहाँ पर सेम ऊपर वाली वर्डिंग लिख सकता हूँ कि भाई नाउ इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 3 वहाँ क्या बना हुआ है, PB, ठीक है, और नीचे क्या बना हुआ है, PT इज इक्वल टू, यहाँ पे NB है और NT है। NB अपॉन NT के बजाय मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये PB वैसे ही रहने दो, PT वैसे ही रहने दो, और यहाँ पर बन जाएगा XB। तो इसको भेज दो यहाँ से इस तरफ, ये PB हो जाएगा, ये XB हो जाएगा और ये PT हो जाएगा। तो ये आपका 2 फॉर्मूला हो गया, यानी कि टोटल देखा जाए
तो ये सारे फॉर्मूले न्यूमेरिकल में आपको काम आएंगे। एक ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, एक ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में काम आएगा, और एक इसका जनरल वर्जन। बल्कि आप ये दोनों भी मत याद करो ना, छोड़ दो, इसको नहीं याद करो, इसका मैं एक जनरल वर्जन बना देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। आप इसको इस तरह के फॉर्म में याद कर लो, क्योंकि दोनों जगह तो गैस सेम होगा। तो आप यहाँ पे यूँ करो, P लिखो और यहाँ बना लो बॉक्स इज इक्वल टू, इसके x के नीचे भी बना लो बॉक्स और P के नीचे T, क्योंकि दोनों फॉर्मूला तो जो सेम आ रहा है। जब यहाँ A है तो यहाँ A आ रहा है, जब यहाँ B है तो यहाँ B आ रहा है, जब यहाँ C है तो यहाँ C आएगा, जब यहाँ M है तो यहाँ M आएगा, जब यहाँ H2 है तो यहाँ H2 आएगा, जब यहाँ O2 है तो यहाँ O2 आएगा, जब यहाँ पर CH4 है तो यहाँ CH4 आएगा, जब यहाँ हीलियम होगा तो यहाँ हीलियम आएगा, जब यहाँ डब्बा है तो यहाँ पे डब्बा बना दिया। सिचुएशन के हिसाब से खुद अप्लाई कर लीजिएगा। तो दो फॉर्मूला याद कर लीजिए, एक ये वाला फॉर्मूला आपने याद करना है, ठीक है, इसको आपने रट्टा लगाना है, लिख देता हूँ, न्यूमेरिकल में काम आता है। एक इसको रट्टा मारना है, और एक ये वाला फॉर्मूला जो आपको नजर आ रहा है इसको भी आपने मारना है रट्टा, ताकि सिचुएशन में आप इसको इस्तेमाल कर सको न्यूमेरिकल के दौरान। तो ये आपका डाल्टन्स लॉ का थ्योरी यहाँ मुकम्मल हो गया, लेकिन कहानी ये भी खत्म नहीं हुआ, कहानी तो अभी शुरू हुई है, क्योंकि अभी हमने इसका न्यूमेरिकल भी बनाना है, और इसके बाद डाल्टन्स लॉ के एप्लीकेशन भी पढ़ने हैं। बहुत अहम किरदार अदा करता है, सांस वगैरह जो लेते हैं ना, वो भी पार्शियल प्रेशर का अहम किरदार होता है, क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर के अंदर मुख्तलिफ तरह के गैसेस मौजूद है, तो हर एक गैस का अपना कोई ना कोई पार्शियल प्रेशर होगा। ऑक्सीजन मौजूद है, हीलियम मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है, सारे गैसेस तो एनवायरनमेंट में नॉन रिएक्टिंग है, तो ये लोग की वजह से कोई ना कोई प्रेशर जनरेट होगा। जब हम एटमॉस्फेयर, जब हम ज़मीन से बहुत ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने के नतीजे में प्रेशर में कुछ कमी आ जाती। ज़मीन में तो 1 atm होता है, जहाँ पर 760 टॉर है। जब ज़मीन से ऊपर जाते हैं, प्रेशर के टॉपिक में पढ़ा था, वहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल कम होंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रेशर कम होता है। जब एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम हो जाएगा तो फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमारे लंग्स के अंदर भी कोई ना कोई प्रेशर होता है। वो आई थिंक 106 या तो 116 है। ज़मीन के अंदर जब हम मौजूद होते हैं तो 100 हमारे जो लंग्स का ये तो चेंज नहीं होता, 116 होता है, और एटमॉस्फेयर का शायद 150 160, जब डिटेल पढ़ाऊंगा तो वहाँ मिल जाएगा। लेकिन आराम से सांस हम ले सकते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाता, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा सकता है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा ऊपर चल जाए और अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर बहुत कम हो जाए और हमारे लंग्स का प्रेशर जो 116 वो रहे और एटमॉस्फेयर का प्रेशर 100 हो जाए, तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम एप्लीकेशन के अंदर पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे, कुछ शॉर्ट नहीं लगाएंगे यहाँ पर। ये नहीं कि शॉर्ट पढ़ाया और आगे निकल गया, हर चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे ताकि एप्टीट्यूड तक के लिए आपको काम आए वो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।